वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केंचुआ खाद के बारे में देखेंगे। मतलब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है केंचुआ खाद, इसके को देखते हैं। ठीक है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केंचुए मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी होता है केंचुआ। मनुष्य के लिए इनका महत्व सर्वप्रथम सन 1981 में विश्वविख्यात जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपने 40 वर्षों के अध्ययन के बाद बताया था। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन है, उसने बताया था। इसके बाद हुए अध्ययनों से केंचुओं की उपयोगिता उससे भी अधिक साबित हो चुकी है। ठीक है, जो डार्विन ने बताया था उससे भी अधिक इसका उपयोगिता साबित हो चुका है, जितनी डार्विन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है। भूमि में पाए जाने वाले केंचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेष एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो केंचुए रहते हैं वो पेड़ पौधों के अवशेष को खाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को खा लेते हैं और वो छोटे छोटे गोली के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, जो पौधों के लिए देसी खाद का काम करती है। इसके अलावा केंचुए खेत में ट्रैक्टर से भी अच्छी जुताई कर देते हैं, जो पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए अन्य विधियों से संभव नहीं हो पाती। मतलब केंचुआ जो है वो खेत को अच्छी तरह जुताई कर देता है। ठीक है, जितना तो ट्रैक्टर भी नहीं कर पाता है बिना पौधों को नुकसान किए। केंचुओं द्वारा भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को लंबे समय तक अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, केंचुआ जो है वो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और जो भूमि का जो भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण होते हैं उसको बनाए रखता है। फिर देखते हैं केंचुए की कुछ प्रजातियां भोजन के रूप में प्रायः अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट का ही उपयोग करती है। ठीक है, भोजन के रूप में जो कार्बनिक पदार्थ है, व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ अपघटनशील जो बायोडिग्रेडेबल रहता है उसका उपयोग करती है। भोजन के रूप में ग्रहण की गई इन कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा का 5 से 10% भाग शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, 5 से 10% जो पार्ट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर की कोशिकाएं, और शेष मल एक्सक्रीटा के रूप में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, बाकी जो बचा रहता है वो एक्सक्रीटा बन जाता है, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वर्मी कास्ट कहते हैं। फिर देखते हैं नियंत्रित परिस्थिति में केंचुओं को व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ खिलाकर पैदा किए गए वर्मी कास्ट और केंचुओं के मृत अवशेष, अंडे, कोकून, सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि के मिश्रण को केंचुआ खाद कहते हैं। ठीक है, अब केंचुआ खाद क्या होता है, इसको हम नियंत्रित परिस्थिति में बहुत सारे जो कार्बनिक पदार्थ है, जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ है, जिसको खा के वर्मी कास्ट और केंचुआ का जो अंडे, कोकून या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो कहलाता है अपना केंचुआ खाद। ठीक है। फिर देखते हैं नियंत्रित दशा में केंचुओं द्वारा केंचुआ खाद उत्पादन की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग और केंचुआ पालन की विधि को वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट क्या होगा वो तो देख लिए। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, केंचुआ खाद उत्पादन जो नियंत्रित दशा में करते हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, और केंचुआ पालन की विधि को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। फिर देखते हैं वर्मी कंपोस्ट की रासायनिक संरचना। वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से उपयोग में लाए गए
अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार, उनके स्रोत व निर्माण के तरीकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो रासायनिक संरचना किस पे निर्भर करता है? अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार से, उनके स्रोत और निर्माण के तरीकों पर। सामान्य तौर पर इसमें पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा तथा सुलभ अवस्था में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें जो पोषक तत्व है वो संतुलित मात्रा और सुलभ अवस्था में रहते हैं वर्मी कंपोस्ट में। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मानक और कितने मात्रा में रहता है उसको देखते हैं। सबसे पहले है पीएच। पीएच कितना रहता है इसमें रहता है पीएच 6.8। ईसी रहता है mm होस पर सेंटीमीटर, कितना 11.70 ईसी रहता है। फिर है कुल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना रहता है 0.5 to 1%, मतलब 0.50 से 1% तक नाइट्रोजन रहता है। फास्फोरस कितना रहता है 0.15 से 0.56% फास्फोरस रहता है। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम कितना रहता है 0.06 से 0.30% पोटेशियम। कैल्शियम है 2.0 से 4.0, मतलब 2 से 4% तक कैल्शियम रहता है। फिर सोडियम कितना है? सोडियम है 0.02% सोडियम रहता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना रहता है 0.46% मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आयरन। आयरन को हम ppm में बताते हैं। 7563 ppm आयरन रहता है। ठीक है, जिंक रहता है 278 ppm। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज रहता है 475 ppm। ठीक है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। फिर है कॉपर। कॉपर कितना रहता है 27 ppm। कॉपर रहता है 27 ppm। बोरॉन रहता है 34 ppm। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना रहता है 7012 ppm एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रासायनिक जो संरचना है। फिर देखते हैं कृषि के टिकाऊपन में केंचुओं का क्या योगदान है। ठीक है, केंचुओं का जो योगदान है उसको देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद, जिसको हम FIM बोलते हैं, की अपेक्षा 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फास्फोरस और 11 गुना पोटास, 3 गुना मैग्नीशियम तथा अनेक सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हम अगर गोबर खाद से इसको कंपेयर करें तो वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा पौष्टिक रहता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि केंचुआ लंबे समय से किसान का अभिन्न मित्र हलवाहा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्लाउमैन भी कहते हैं केंचुआ को। सामान्यतः केंचुए की महत्ता भूमि को खाकर उलट पुलट कर देने के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहती है। यह छोटे एवं मझोले किसानों तथा भारतीय कृषि के योगदान में अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, केंचुआ कृषि योग्य भूमि में प्रतिवर्ष 1 से 5 mm मोटी सतह का निर्माण करते हैं। ठीक है, कृषि योग्य भूमि कितना बनाता है? ये बनाता है 1 से 5 मिलीमीटर मोटी सतह बनाता है। इसके अतिरिक्त केंचुआ भूमि में निम्न ढंग से उपयोगी एवं लाभकारी है। अब हम देखते हैं केंचुआ किस प्रकार से भूमि के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। ठीक है, पहला देखते हैं भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार। केंचुआ क्या करता है, जो भूमि का जो भौतिक गुण रहता है उसमें काफ़ी सुधार करता है। चलिए देखते हैं किस तरीक़े से करता है। ठीक है, केंचुए भूमि में उपलब्ध अवशेषों को भूमि के अंदर ले जाते हैं।
क्या करता है केंचुआ, जो उपलब्ध अवशेष रहता है उसको भूमि के अंदर ले जाता है और सुरंग में इन अवशेषों को खाकर खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसको खा लेता है अवशेष को और खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है तथा अपनी विष्टा रात के समय में भू सतह पर छोड़ देते हैं और भू सतह पर वो जाके छोड़ देता है, जिससे मिट्टी की वायु संचार क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, एक विशेषज्ञ के अनुसार केंचुआ 2 से 250 टन मिट्टी प्रति वर्ष उलट पुलट कर देते हैं। कितना? 2 से 250 टन मिट्टी, जो काफ़ी मात्रा होता है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप भूमि की 1 से 5 मिलीमीटर सतह प्रति वर्ष बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, 1 से 5 मिलीमीटर जो सतह है वो प्रति वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, केंचुओं द्वारा निरंतर जुताई व उलट पुलट के कारण स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है। क्या होता है, इससे स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है, जिससे मृदा संरचना में सुधार एवं वायु संचार बेहतर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मृदा का जो संरचना है उसमें सुधार होता है और वायु का जो संचार होता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जो भूमि में जैविक क्रियाशीलता, ह्यूमस निर्माण तथा नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये किसके लिए जरूरी है, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। ठीक है, और ह्यूमस का भी निर्माण करता है। फिर देखते हैं संरचना सुधार के फलस्वरूप भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, संरचना अगर सुधार होता है मिट्टी का तो क्या होता है, जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी का, वो काफ़ी सुधार होता है उसमें। ठीक है, तथा रिसाव एवं आपूर्ति क्षमता बढ़ने के कारण भूमि जल स्तर में सुधार होता है। जो भूमि का जल स्तर है उसमें भी केंचुआ के कारण सुधार होता है। ठीक है, खेत का स्वतः जल निकास भी होते रहता है और जो ड्रेनेज है वो भी होते रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा केंचुआ से लाभ। फिर देखते हैं मृदा ताप संरचना व सूक्ष्म पर्यावरण के बने रहने के कारण फसल के लिए मृदा जलवायु अनुकूल बनी रहती है। ठीक है, मृदा का जो जलवायु है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है, जो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है भूमि की रासायनिक गुणवत्ता एवं उर्वरता में सुधार। अब क्या करता है, ये जो रासायनिक गुणवत्ता है और जो फर्टिलिटी है उसमें भी सुधार करता है। ठीक है, पौधों को अपनी बढ़वाड़ के लिए पोषक तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं। कहाँ से मिलता है पौधों को, वो भूमि से ही प्राप्त होता है तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराने की भूमि की क्षमता को भूमि उर्वरता कहते हैं। जो पोषक तत्व देने का जो क्षमता है भूमि का, उसको हम क्या कहते हैं, भूमि का उर्वरता कहते हैं। इन पोषक तत्वों का मूल स्रोत मृदा पैतृक पदार्थ, फसल अवशेष एवं सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। ठीक है, जो मृदा का जो पदार्थ है, पैतृक पदार्थ है या फसल का अवशेष है या सूक्ष्म जीव है, यही इसका पोषक तत्व देने का काम करता है, जिनकी सम्मिलित प्रक्रिया के फलस्वरूप पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जैविक अवशेष पहले सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं। ठीक है, अर्ध अपघटित अवशेष केंचुओं द्वारा वर्मी कास्ट में परिवर्तित है और जो अर्ध अपघटित रहता है, जो आधा अपघटित हुआ रहता है, वो वर्मी कास्ट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर है सूक्ष्म जीवों तथा केंचुओं के सम्मिलित अपघटन से जैविक पदार्थ उत्तम खाद में बदल जाते हैं। अब उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव और केंचुआ के मिलने से क्या होता है, जो अपघटन होता है उससे जैविक पदार्थ उत्तम खाद के रूप में बदल जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है,
ये जो भूमि का जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। ये देखिए, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है भूमि की जैविक गुणवत्ता में सुधार। अब भूमि के जैविक गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार करता है, इसमें क्या करता है, भूमि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केंचुओं की संख्या एवं भूमि के उर्वरता के सूचक हैं। ठीक है, जो भूमि में जो पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव, केंचुआ, ये सारे उर्वरता को दिखाता है। इनकी संख्या, विविधता एवं सक्रियता के आधार पर भूमि के जैविक गुण को मापा जा सकता है। ठीक है, अगर इसका संख्या ज़्यादा है या उसका कौन कौन सा वैरायटी है या सक्रियता कितनी है, इससे हम उसके गुण को माप सकते हैं। ठीक है, भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवों की जटिल श्रृंखला एवं फसल अवशेषों के विच्छेदन के साथ केंचुआ की क्रियाशीलता भूमि उर्वरता का प्रमुख अंग है। क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव रहता है और उसका जो जटिल श्रृंखला है फसल अवशेषों के विच्छेदन के साथ उसका जो क्रियाशीलता है, उसका ये मुख्य अंग रहता है। ठीक है, भूमि में उपलब्ध फसल अवशेष इन दोनों की सहायता से विच्छेदित होकर कार्बन को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदान कर निरंतर पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने के साथ साथ भूमि में एंजाइम, विटामिन्स, एमिनो एसिड एवं ह्यूमस का निर्माण कर भूमि की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो फसल अवशेष रहता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से या सूक्ष्म जीव है, ठीक है, या केंचुआ है, उसके दोनों की सहायता से ऊर्जा स्रोत के रूप में विच्छेदित कर देता है। ठीक है, कार्बन को। और इससे क्या होता है, इससे भूमि में जो एंजाइम हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड हैं, ह्यूमस है, इसका जो निर्माण करता है, जिससे मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ रहता है और उसका जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, केंचुओं का जीवन चक्र व जीवन से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है, केंचुए से संबंधित जो जीवन चक्र है उसको देखते हैं। केंचुए द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो एक ही बॉडी में रहता है। द्विलिंगी होने के बावजूद केंचुओं में निषेचन दो केंचुओं के मिलन से ही संभव हो पाता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल है फिर भी दो केंचुओं के मिलन से ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इनके शरीर में नर तथा मादा जननांग दूर दूर स्थित होते हैं और नर शुक्राणु स्पर्म्स व मादा शुक्राणु ओवम्स के परिपक्व होने का समय भी अलग अलग होता है। ठीक है, संभोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केंचुए कोकून बनाते हैं। कोकून का निर्माण लगभग 6 घंटों में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, कोकून का निर्माण होने में कितना टाइम लगता है, 6 घंटा। देखो वार्म मेटिंग, ये इसके फ़ोटो में भी दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, वार्म हैचिंग होता है, फिर उसके बाद यंग वार्म बनता है, फिर मेटिंग होता है और फिर वार्म मेकिंग एग्स या कोकून्स बनाता है। ठीक है, ये है केंचुओं का जीवन चक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंचुए लगभग 30 से 45 दिन में वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करने लगते हैं। ठीक है, 30 से 45 दिन लगता है एडल्ट होने में केंचुओं को। एक केंचुआ 17 से 25 कोकून बनाता है और एक कोकून से औसतन 3 केंचुओं का जन्म होता है। ठीक है, एक केंचुआ कितना कोकून बनाता है, 17 से 25,
और 3 केंचुओं को जन्म देता है एक कोकून। ठीक है। कोकून बनाने की क्षमता अधिकांशतः 6 माह तक भी होती है। ठीक है, 6 माह तक ही बना सकते हैं। इसके बाद इसमें कोकून बनाने की क्षमता घट जाती है। ठीक है। केंचुओं में देखने तथा सुनने के लिए कोई भी अंग नहीं होते, किंतु ये ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनका शीघ्रता से एहसास कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी देखने या सुनने का कोई भी अंग नहीं होता है केंचुओं में, लेकिन जो ध्वनि है, ये लाइट है, ये साउंड है, उसके लिए काफ़ी ये संवेदनशील होते हैं। शरीर पर श्लेष्मा की अत्यंत पतली व लचीली परत मौजूद होती है, जो इनके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है, इसमें श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक है, जो सुरक्षा कवच का काम करता है इसके लिए। केंचुओं में शरीर के दोनों सिरों आगे तथा पीछे की ओर चलने की क्षमता होती है। ठीक है, ये आगे भी चल सकता है और पीछे भी लोकोमोशन कर सकता है। शरीर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जो भूमि में सुरंग बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, दोनों जो सिरा है वो नुकीला रहता है शरीर का। फिर देखते हैं, मिट्टी या कचरे में रहकर दिन में औसतन 20 बार ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर आते हैं। ठीक है, मिट्टी में रह के वो ऊपर से नीचे 20 बार दिन में आता जाना करते हैं। केंचुओं में मैथुन प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती है। ठीक है, केंचुआ प्रतिदिन अपने वजन का लगभग 5 गुना कचरा खाता है। लगभग 1 किलो केंचुए, मतलब 1 किलो केंचुए में लगभग 1000 संख्या का संख्या रहता है, वो 4 से 5 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन खा जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 किलो ख़त्म कर लेते हैं। रहन सहन के समय संख्या अधिक हो जाने एवं जगह की कमी होने पर इसमें प्रजनन दर घट जाती है। इस विशेषता के कारण केंचुआ खाद्य निर्माण के दौरान अतिरिक्त केंचुओं को दूसरी जगह स्थानांतरित कर देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्या होता है, जब वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं उस समय केंचुआ का जो उत्पादन है बहुत हो जाता है, जिससे उसका जो संख्या है वो बढ़ जाता है। तो हमें समय समय पर इसको अलग कर लेना चाहिए। ठीक है। केंचुए सूखी मिट्टी या सूखे व ताज़े कचरे को खाना पसंद नहीं करते, अतः केंचुआ खाद्य निर्माण के दौरान कचरे में नमी की मात्रा 30 से 40% और कचरे का अर्ध सड़ा सेमी डिकम्पोज्ड होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कोई भी जो सूखा पदार्थ है उसको खाना उनको पसंद नहीं रहता है केंचुए को। उसमें 30 से 40% तक नमी ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, और सेमी डिकम्पोज्ड खाना वो बहुत पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है, केंचुओं के शरीर में 85% पानी होते हैं तथा यह शरीर के द्वारा ही श्वसन एवं उत्सर्जन का पूरा कार्य करता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ वाले केंचुओं का रंग मांसल होता है, जबकि मिट्टी खाने वाले का केंचुआ रंगहीन होता है। जो मिट्टी खाता है वो रंगहीन रहता है और जो कार्बनिक पदार्थ खाता है वो रंग मांसल होता है। ठीक है। केंचुओं में वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके लिए इनके शरीर में कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन कोई स्पेशल बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। श्वसन क्रिया गैसों का आदान प्रदान देह भित्ति की पतली त्वचा से होती है। ठीक है, जो पतली त्वचा है उससे श्वसन क्रिया होता है। एक केंचुओं से एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों में 5000 से 7000 तक केंचुए प्रजनित होते हैं। ठीक है, एक केंचुए से कितना बनता है, 5000 से 7000 केंचुआ एक वर्ष में। फिर है, केंचुओं का भूरा रंग एक विशेष पिगमेंट पोरफायरिन के कारण होता है। ठीक है, पोरफायरिन के कारण इनका जो रंग है वो भूरा रंग का होता है। शरीर की त्वचा सूखने पर केंचुआ घुटन महसूस करता है। ठीक है, और श्वसन गैसों का आदान प्रदान न होने से मर जाता है।
जो शरीर का जो त्वचा है उसके सूखने पर उसको घुटन लगता है और इसके कारण वो मर जाता है। ठीक है। शरीर की ऊतकों में 50 से 75% प्रोटीन, 6 से 10% वसा, कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं। अतः इन्हें प्रोटीन एवं ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा का ये अच्छा सोर्स है क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवण पाए जाते हैं। केंचुओं को सूखा कर बनाए गए प्रति ग्राम चूर्ण पाउडर से 4100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जो चूर्ण बनाते हैं सुखाकर केंचुओं के, उससे 4100 कैलोरी ऊर्जा एनर्जी मिलती है। ठीक है। फिर देखते हैं केंचुओं का वर्गीकरण। केंचुओं का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म। भोजन की प्रकृति के आधार पर केंचुओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। इसमें है कार्बनिक पदार्थ खाने वाले, उसको बोलते हैं फाइटोफेगस, जो कार्बनिक पदार्थ खाता है। इस वर्ग के केंचुए केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इन्हें खाद बनाने वाले केंचुए ह्यूमस और मैन्योर फार्मर कहते हैं। ठीक है। इसी वर्ग में मुख्य रूप से आइसिना फोर्टिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियां प्रमुख हैं। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ खाने वाले प्रजाति हैं। ठीक है, फाइटोफेगस। अब दूसरा आता है मिट्टी खाने वाले, इसको बोलते हैं जियोफेगस। इस वर्ग के केंचुए मुख्यतः मिट्टी खाते हैं। इन्हें ह्यूमस फीडर एवं हलवाहे प्लाउमेन भी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी खाने वाले को ह्यूमस फीडर या हलवाहे प्लाउमेन भी कहते हैं। इस वर्ग के केंचुए अधिकांशतः मिट्टी में गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं एवं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, किंतु खेत की जुताई करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जुताई करने में मेन किरदार यही है। फिर देखते हैं पारिस्थितिकीय व्यू रचना। मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के अनुसार केंचुए निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है ना, मतलब किस प्रकार से रहते हैं उसके हिसाब से। इसमें है एपीजिएक। एपीजिएक क्या होता है? इस वर्ग में आने वाले केंचुए प्रायः भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं एवं भूमि पर पड़े कूड़े करकट आदि के सड़ते हुए ढेर में रहकर कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एपीजिएक है वो ऊपर सतह में रहता है। इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त माना गया है एपीजिएक को। इस वर्ग के केंचुओं को सतही केंचुए भी कहा जाता है, सरफेस फीडर। ठीक है, इस वर्ग में मुख्यतः आइसिनिया फोर्टिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियाँ आती हैं। ठीक है, ये दोनों प्रजाति एपीजिएक होता है, सरफेस फीडर। फिर नेक्स्ट है एंडोजिएक। एंडोजिएक में क्या होता है? इस वर्ग के केंचुए भूमि के निचले परतों में रहना और भोजन के रूप में मिट्टी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, एंडोजिएक है वो मिट्टी खाना पसंद करते हैं। ये प्रकाश के संपर्क में नहीं आते। इस वर्ग के केंचुए आकार में मोटे एवं रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, किंतु भूमि में वायु संचार, कार्बनिक पदार्थों के वितरण एवं जुताई का कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इन्हें खेती का केंचुआ, कृषक मित्र एवं हलवाहे प्लाउमेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस वर्ग के केंचुआ का जीवन काल एवं प्रजनन दर बहुत कम होता है। इस वर्ग में मेटाफायर, पोस्थुमा व ऑक्टोकीटोना थर्स्टिनो प्रजातियाँ मुख्य है। ये दोनों प्रजाति है वो इसमें मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, फिर आता है एनेसिक। एनेसिक क्या होता है? इस वर्ग के केंचुए भूमि में ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। इन्हें डिप बरोवर एवं किसान मित्र भी कहा जाता है। ठीक है,
भोजन के लिए ये भूमि सतह पर आते हैं और भोजन को अपने साथ सुरंग में ले जाकर भक्षण करते हैं। ठीक है। फिर है ये सुरंग में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। इस वर्ग में लेम्पिटो मारुति नामक प्रजाति मुख्य है। ठीक है, किसमें? एनेसिक में। फिर देखते हैं केचुए की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की विशेषताएं, उसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में केचुआ खाद्य बनाने हेतु केचुए की कुछ प्रमुख प्रजातियां निम्नवत हैं। ठीक है, पहला है आइसिनिया फोर्टिडा। जो आइसिनिया फोर्टिडा प्रजाति के केचुओं का केचुआ खाद्य बनाने में बृहद रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइसिनिया फोर्टिडा का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इन्हें इनके रूप के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी, बैंगनी केचुआ, टाइगर वर्म तथा बेंडिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? आइसिनिया फोर्टिडा को। जीवित केचुए लाल, भूरे या बैंगनी रंग के होते हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर इनके पृष्ठ पर रंगीन धारियाँ दिखाई देती है। प्रति पृष्ठ भाग पर इस केचुए का शरीर पीले रंग का होता है। ठीक है, फिर देखते हैं यह केचुआ 3.5 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा इनका व्यास लगभग 3 से 5 mm तक होता है। ठीक है, लंबा कितना होता है? 13 सेंटीमीटर तक, और व्यास कितना होता है? 5 mm तक। यह केचुए सतह पर रहने वाले एपिजैइक स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तथा अत्यल्प मिट्टी खाते हैं। ठीक है, यह जुझारू प्रवृत्ति के हैं तथा तापमान एवं आर्द्रता की सुग्राह्यता एवं नए वातावरण के अनुकूल जल्दी ढल जाने की क्षमता के कारण इनका उत्पादन व रख रखाव आसान होता है। ठीक है, इसका उत्पादन और रख रखाव काफ़ी आसान रहता है। यह शीघ्र वृद्धि करने की क्षमता रखता है तथा एक परिपक्व केचुआ शरीर का वजन 1.5 ग्राम तक हो जाता है। ठीक है, 1.5 ग्राम तक होता है इसका वजन, तथा यह कोकून से निकलने के लिए लगभग 50 से 55 दिन बाद प्रजनन क्षमता हासिल कर लेता है। ठीक है, एक वयस्क केंचुआ औसतन तीसरे दिन एक कोकून बनाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक कोकून से हैचिंग के बाद 23 दिन में 1 से 3 केंचुए उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब हर तीसरे दिन में एक कोकून बनता है और कोकून हैचिंग होने के बाद 1 से 3 केंचुआ बनाता है। दूसरा प्रजाति है आइसिनिया एंड्रेई। यह केचुआ समान रूप से लाल रंग का होता है और इसे आइसिनिया फोर्टिडा से अलग पहचान करने में मददगार है। ठीक है, शेष गुण आइसिनिया फोर्टिडा की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट है पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। ठीक है, विश्व के अनेक भागों में इसका उपयोग केचुआ खाद्य बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसके शरीर का पृष्ठतल ऊपरी भाग गहरे बैंगनी रंग से लालिमा युक्त भूरा तथा प्रति पृष्ठतल निचला भाग पीले रंग का होता है। ठीक है, इस केचुए की लंबाई 2.3 से 12 सेंटीमीटर तक तथा व्यास 2.5 mm तक होता है। इसका जीवन चक्र लगभग 46 दिन तथा वृद्धि दर 3.5 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। इनके शरीर का अधिकतम वजन कितना होता है? 600 मिलीग्राम होता है। फिर देख रहे हैं केचुआ 21 से 22 दिनों में वयस्क होकर 24वें दिन से कोकून बनाना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला है यूड्रिलस यूजेनी। इसे रात्रि में रेंगने वाला केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह केचुआ खाद्य बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले केचुओं में सबसे शीघ्र वृद्धि करने वाला है तथा केचुआ खाद्य बनाने में आइसिनिया फोर्टिडा के बाद सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यूड्रिलस यूजेनी। इसका प्रयोग मुख्यतः दक्षिण भारत के इलाकों में केचुआ खाद्य बनाने के लिए सर्वाधिक किया जा रहा है। ठीक है,
इसका रंग भूरा तथा लालिमा युक्त गहरे बैंगनी पशु के मांस की तरह होता है। इसकी लंबाई लगभग 3.2 से 14 सेंटीमीटर तथा व्यास 5 से 8 mm तक होता है। ठीक है, मतलब 14 सेंटीमीटर लंबाई होता है और 8 mm तक चौड़ाई होता है। अन्य प्रजातियों की तुलना में शीघ्र वृद्धि करता है। ठीक है, तथा पाचन एवं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की तीव्र क्षमता रखता है। फिर है इसकी औसत वृद्धि दर 4.3 से 120 मिलीग्राम पर डे तक होता है। ठीक है, 4.3 से 120 मिलीग्राम प्रतिदिन। यह 40 दिनों में वयस्क हो जाते हैं तथा इसके 1 सप्ताह बाद कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। अनुकूल परिस्थितियों में एक केंचुआ 46 दिन तक 1 से 4 कोकून प्रति 3 दिन के औसत से बनाता है कोकून। ठीक है, इस केंचुआ का जीवन काल 1 से 3 वर्ष तक होता है तथा प्रति कोकून 1 से 5 केंचुए निकलते हैं। यह केंचुए निम्न तापमान सहने की क्षमता रखता है तथा छायादार स्थिति में उच्च तापक्रम को भी सहन करने में सक्षम है। ठीक है, ये जो निम्न टेम्परेचर रहता है उसमें सहने की क्षमता रखता है। फिर नेक्स्ट प्रजाति है लेम्पिटो मोरिटी। इस केंचुए का शरीर गहरे पीले रंग तथा शरीर का अग्रभाग बैंगनी रंग युक्त होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 8 से 21 सेंटीमीटर तथा व्यास 3.5 से 5 मिलीमीटर तक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लुब्रिकस रूबेलस। इसमें क्या होता है, यह अत्यधिक नमी तथा कार्बनिक पदार्थों वाले स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे रेड मार्स वर्म भी कहते हैं। इसके शरीर का पृष्ठभाग लालिमा युक्त बैंगनी तथा प्रति पृष्ठभाग पीले रंग का होता है। ठीक है, यह मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 6 से 15 सेंटीमीटर तक तथा व्यास 4 से 6 mm तक होता है। ठीक है, यह केंचुआ सतह पर रहने वाले एपिजेइक केंचुए जैसा है तथा युग्मन तथा उत्सर्जन क्रियाएं गहराई में करता है। ठीक है, इसका जीवन काल 1 से 2 वर्ष तक होता है तथा एक वयस्क केंचुआ 79 से 106 कोकून प्रतिवर्ष बनाता है। ठीक है, कितना 79 से 106 कोकून तक बना सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, लेकिन हम लोग काफ़ी डिटेल में देखें वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, केंचुओं का क्या क्वालिटी है, कौन कौन से वैरायटी के रहते हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, इसके बारे में देखें डिटेल में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।